हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे हैं कॉमिक्स मुकद्दर का फैसला। काफ़ी अच्छी कॉमिक्स है दोस्तों, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम और भी अच्छी अच्छी कॉमिक्स आपके लिए लाएँ तो आपको पता चल सके। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। ये इसका पहला पेज आप देख सकते हैं। चलिए, हाँ, शुरू हो गया। वह बहुत तेज गर्मी की चिलचिलाती हुई एक दोपहर थी जब जानकी के बेटे सोनू और बेटी प्रभा ने सिसकते हुए कहा, माँ रोटी। माँ, भूख अब बिल्कुल भी सहन नहीं हो पा रही है। भूख के कारण पेट की आंतें में ऐंठन सी हो रही है। मेरे बच्चों, मैं तुम्हारे लिए रोटी कहाँ से लाऊं? घर में तो अनाज का एक भी दाना नहीं है। खर खर। जानकी ने दोनों बच्चों को सीने से लगा लिया। उसकी आंखों से बेबसी के आंसू छलक आए थे। माँ की बातें सुनकर सोनू और प्रभा जोर जोर से रोने लगी। और यह देख, बूहू, मेरे बच्चे, तुमने इस गरीब घर में जन्म ही क्यों लिया था? तुम्हारा निखट्टू बाप तो कुछ करने से रहा, और वह तब तक कुछ करेगा नहीं जब तक उस घर की गरीबी दूर होने से रही। मैं अकेली क्या क्या कर सकती हूँ? लोगों के घरों का चौका बर्तन करके मैं जैसे जैसे तैसे तुम्हारा पेट पालती हूँ। आज 4 दिन से मुझे बुखार चढ़ा हुआ है, इसीलिए चौका बर्तन करने भी नहीं जा सकी। अब तो तुम्हारा बापू ही कुछ करे तो काम बने। मैं अकेले कब तक भाड़ भाड़ झोंकती रहूंगी? कहकर जानकी ने अपने दिल का गुब्बारा कुछ हल्का किया, लेकिन लेकिन जब जब उससे बच्चों का भूख से बुरी तरह बिलबिलाता देखा ना गया तो वह अपने सोए हुए पति के पास गई और उसे जगाया। ए जी, सुनते हो? क्यों जगा रही हो? बड़ी मीठी नींद आ रही है। इतना कहकर राजू ने करवट ली और पुनर्खर्राटा लेने लगा। यह तो फिर सो गया। बच्चों की हालत मुझसे देखी नहीं जा रही है। लगता है मुझे ही पड़ोसन के पास जाकर आटा उधार लाना पड़ेगा। बच्ची, तुम यहीं पर रुको, मैं अभी राधिया के राधिया के यहाँ से आटा लेकर आती हूँ, तब तुम्हें खाना बनाकर दूंगी। अच्छा माँ। दोपहर में ही जानकी अपनी पड़ोसन राधा के यहाँ पहुंची। उसे देखते ही राधिका की भकुटे तन गई। क्या बात है राधिका बहन? बच्चे भूखे से बिलबिला रहे हैं, थोड़ा सा आटा उधार दे दो। उधार जानकी? उधार वहां दिया दिया जाता है जहां से उधार वापस आने की जरा सी भी उम्मीद हो। और फिर मैंने अपने यहाँ कोई सदावर्थ थोड़े ही खोल रखा है जो जो हर ऐरे गैरे को आटा बांटती फिरूं। बहन, ऐसा ना कहो। मेरी मजबूरी समझने की कोशिश करो। जल्दी ही मैं तुम्हारा आटा वापस लौटा दूंगी। जानकी, मेरा समय बर्बाद ना करो। मैं किसी भी हाल में तुम्हें आटा नहीं दूंगी। ओह! निराश होकर जानकी उसके घर से निकल गई। अब वह प्रभाती मौसी के यहाँ पहुंची। मौसी, थोड़ा सा आटा उधार चाहिए। जानकी, इस प्रकार रोज पड़ोसी से उधार मांगने तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम इस तरह रोज रोज तुम्हें कौन उधार देता रहेगा? तुम अपने पति रामू से कुछ कहती क्यों नहीं हो? वह कुछ काम धाम करे तो तुम्हें इस प्रकार पड़ोसियों के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। लगता है यहाँ भी काम बनने वाला नहीं। यह सोचकर जानकी चुपचाप पर प्रभाती मौसी के घर से चली गई। उसके बाद जानकी जानकी कई घरों से आटा मांगने गई, लेकिन किसी ने भी उसे आटा उधार नहीं दिया। हे भगवान, यह तू कैसी परीक्षा ले रहा है मुझे दुखियारी से? ऐसा कौन सा अपराध हो गया है जिसकी सजा मेरे फूल से बच्चे को मिल रही है? जब जानकी निराश सी खाली हाथ घर वापस चली गई। माँ, तुम तो खाली हाथ आई हो, क्या आटा नहीं मिला? बेटा, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे पेट की भूख नहीं मिटा सकी। इतना कहकर जानकी फूट फूट कर रोने लगी। वह बहुत देर तक इसी प्रकार रोती रही। तत्पश्चात, बहुत हो चुका, अब मैं यह जिल्लत भरी जिंदगी और नहीं जी सकती।
अब इस निखट्टू को जगाकर आज कुछ फैसला करना ही होगा। यह सोचकर वो सोए हुए रामू के पास गई और उठो कुंभकर्ण के वंश उठो। अरे अरे रे, यह क्या कर डाला? तुम्हें जगाने का इससे के अलावा और कोई चारा भी तो नहीं था। तुम मुझे क्यों उठाना चाहती थी? सुनो जी, या तो आज शाम तक तुम कमा कर लाओ, वरना मैं अपने दोनों बच्चों के साथ गांव के तालाब में कूद जाऊंगी। अरे रे, ऐसा अनर्थ ना करना। मैं जो कुछ भी कह रही हूँ सच कह रही हूँ। भूखे बच्चे भूख से बिलबिलाए और तुम घर में चैन से सोते रहो, यह कहाँ का इंसाफ है? आज तक मैंने बहुत सहन किया है, अब मैं सहन नहीं करूंगी। जाओ, शाम तक कुछ कमा कर लाओ, वरना। अरे रे, तुम तो साक्षात चंडी बनी हुई हो। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, देखता हूँ कोई काम धंधा मिलता है या नहीं। इतना कहकर रामू चारपाई से उतरा और नंगे पांव ही घर से निकल गया। जैसे ही वह घर से बाहर निकला, क्या रामू भाई, इस दोपहरी में कहाँ चल दिए? यह समय तो तुम्हारे विश्राम करने का है। लगता है किसी बेहद जरूरी काम को करने के लिए घर से निकला है। उन लोगों की बात सुनकर रामू मन ही मन तिल मिला उठा। फिर कुछ सोचकर वह उनसे बोला, मेरी पत्नी जानकी अकेली ही घर गृहस्थी से खटती रहती है। आज मैंने सोचा कि मुझे भी उनकी उनकी कोई कुछ सहायता देना चाहिए। यही सोचकर मैं घर से निकला हूँ और किसी काम की खोज में जा रहा हूँ। अच्छा, तो तुम काम की खोज में जा रहे हो? भला तुम जैसे निखट्टू को काम करने की क्या जरूरत है भाई? जाओ रामू, घर वापस जाओ, कहीं धूप में तुम्हारा कोमल काया काली ना पड़ जाए। इतना कहकर वह आदमी खिलखिलाता हुआ यहाँ पे प्रिंटिंग दिख नहीं रही है दोस्तों, इसीलिए रामू आगे बढ़ते हैं। तब रामू क्रोध में पांव पटकता हुआ वहां से आगे बढ़ गया। ना जाने गांव वालों क्या समझते हैं अपने आप को, यह लोग मेरा बहुत मजाक उड़ाते हैं। मैं आज कोई ना कोई काम धंधा करने के पश्चात ही घर वापस लौटूंगा, तब सारे गांव वालों के दिखा दूंगा कि मैं किसी से कम नहीं हूँ। मन में यह सोच विचार रामू गांव से बाहर निकल गया। वह चलता गया और चलते चलते वन में पहुंच गया। ओह, बड़ी गर्मी है, क्यों ना इस पेड़ के नीचे लेटकर थोड़ा देर आराम कर लूं, तत्पश्चात ही आगे बढ़ूंगा। यह सोचकर रामू उस पेड़ के नीचे लेट गया और उसने आंखें मूंद ली। थका हुआ तो वो था ही, कुछ ही देर में उसे नींद आ गई। उधर दूसरी ओर कौशाम्बी के प्रसिद्ध सामुद्रिक विद्या के विशेषज्ञ दिवाकर ने महक वन में प्रवेश किया। तभी अरे अरे, राह में यह किसके पद चिन्ह है? पद चिन्ह बता रहे हैं कि इसके भी यह पद चिन्ह है। वो किसी देश का राजा है। पद चिन्ह वन के अंदर की ओर जा रहे हैं, इसीलिए मुझे इनके सहारे चलना चाहिए, राजा की खोज करनी चाहिए। दरअसल वे पद चिन्ह रामू के थे। रामू नंगे पैर घर से चला था, इसीलिए रेत में उसके पद चिन्ह बन गए थे। दिवाकर उन्हीं के गहरे सहारे चल पड़ा। पद चिन्ह के सहारे सहारे वो उस पेड़ के समीप जा पहुंचा जहां रामू सोया हुआ था। लगता है इसी आदमी के यह पद चिन्ह थे, लेकिन यह तो राजा ना होकर कोई भिखमंगा है। कोताहुल के में डूबा हुआ दिवाकर सोए हुए रामू के पैर देखने लगा। अरे, पश्चिम तो इसी आदमी के हैं। पैर की रेखाएं वैसी ही है जैसी पश्चिम में बनी हुई थी। फिर यह आदमी राजा ना होकर भिखारी क्यों है? इसके पैरों की रेखाएं तो राज्य योग पड़ा हुआ है। अभी वह विस्मित सा खड़ा हुआ ही था कि हा, क्या सोच रहे हो दिवाकर? इस आदमी के पैर की रेखाएं देखकर तुम हैरत में क्यों पड़ गए? यह सुनकर दिवाकर चौंका। का कौन है जो मेरा नाम लेकर पुकार रहा है? जो भी है सामने आओ। अगले ही पल, कौन हो तुम? इस पेड़ के नीचे जो आदमी सो रहा है, मैं उसका मुकद्दर हूँ। ओह, तो तुम इस आदमी का मुकद्दर हो? हाँ, तुमने पूछा था कि मैं हैरत में क्यों खड़ा हुआ था। मैं इस आदमी के पैरों की रेखाएं देखकर ही हैरत में पड़ा था। इस आदमी के पांव की रेखाओं के अनुसार इसे किसी देश का राजा होना चाहिए, लेकिन यह
तो गरीब मालूम होता है। मुकद्दर, क्या तुम बता सकते हो कि यह विरोधाभास क्यों है? दिवाकर, इस आदमी के मुकद्दर में गरीबी में ही जीवन बिताना लिखा है। राजा बनने का ख्याल तो यह सपन में भी नहीं कर सकता। क्या कह रहे हो मुकद्दर? मैंने इस आदमी के पैरों की रेखाओं का अध्ययन किया है। आज नहीं तो कल यह आदमी राजा अवश्य बनेगा। हा हा हा। दिवाकर, मैं तुम्हारी सामुद्रिक विद्या को चुनौती देता हूँ। तुम किसी भी प्रकार इस गरीब आदमी को किसी देश का राजा नहीं बना सकते। मुकद्दर, मैं क्या इस आदमी का राजा बनाऊंगा? इसके पांव की रेखाएं ही इसे राजा बनाएंगी। फिर भी मैं तुम्हारा चुनौती स्वीकार करता हूँ। दिवाकर, मैं जानता हूँ कि ज्योतिष विद्या बहुत उच्च स्तरीय विद्या है। एक बार कोई जोड़ तोड़ करके तुम इस दरिद्र आदमी को राजा बना भी सकते हो, लेकिन मेरी घोषणा है कि मैं इस आदमी को 1 माह भी राजा नहीं बनने रहने दूंगा। तब तुम्हें अपनी हार माननी होगी। ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त स्वीकार है। दिवाकर की स्वीकृति मिलते ही रामू का मुकद्दर वहां से अदृश्य हो गया। तत्पश्चात मुझे यहीं पर बैठकर इस आदमी को जगाने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। यह सोचकर वह भी पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी उसकी नज़र सोए हुए रामू की खुली हथेली पर पड़ी। ओह, यह क्या! इस आदमी के हाथों में उच्च पद पर आसीन होने की रेखाएं तो है ही नहीं। शायद इसी कारण यह आदमी दरिद्र है। यदि किसी प्रकार इसके हाथ में उच्च पद पर आसीन होने वाली रेखा बन जाए तो यह आदमी तुरंत ही किसी देश का राजा बन सकता है। मैं भी तो कहूँ कि मेरी ज्योतिष विद्या के अनुसार यह आदमी राजा क्यों नहीं है? इसके पांव की रेखाएं तो इसके लिए राजयोग दर्शा रही है। दिवाकर इस प्रकार के सोच विचार में डूब गया। कुछ देर बाद रामू की आंखें खुली। तुम कौन हो भाई, और बियावान जंगल में क्यों सो रहे हो थे? महोदय, मेरा नाम रामू है। मैं जमालपुर गांव का रहने वाला हूं। मैं अत्यंत निर्धन हूं। मैं किसी काम की खोज में अपने घर से चला था। चलते चलते थक गया तो इस पेड़ के नीचे नीचे पकड़कर सो गया था। रामू की बात सुनकर, रामू, मैं कौशाम्बी का प्रसिद्ध हस्तरेख विशेषज्ञ दिवाकर हूँ। यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हारे गरीबी दूर करके तुम्हें राजा बना सकता हूँ। क्या सच? हाँ, लेकिन राजा बनने के लिए तुम्हें थोड़ा कष्ट सहना होगा। कैसा कष्ट? रामू, मुझे तुम्हारे हाथ में उच्च पद पर आसीन होने की रेखा बनानी होगी। क्या मतलब? रामू, जो मैं कहता हूँ उसे ध्यान से सुनो। तुम्हारे पांव की रेखाओं में राजयोग लिखा हुआ है। यदि ऐसा ही राजयोग की रेखा तुम्हारे हाथों में भी बना दी जाए तो तुम राजा बन सकते हो। लेकिन हाथ में रेखा किस प्रकार बनाई जा सकती है? रामू मुझे रामू मुझे कटार कटार से तुम्हारे हथेली पर एक रेखा खींचनी होगी। इस कार्य में तुम्हें कुछ देर के लिए पीड़ा का अनुभव तो होगा, लेकिन उसके पश्चात तुम्हारे मुकद्दर के बंद दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए खुल जाएंगे। दिवाकर की बात सुनकर रामू सोच में पड़ गया। कुछ देर सोचने के पश्चात, मुझे आपकी बात स्वीकार है ज्योतिष जी। आप जल्दी से मेरी हथेली पर रेखा खींच दीजिए। यह सुनकर दिवाकर ने अपनी कटार निकाली और तत्पश्चात, रामू, अब तुम यहाँ से जाओ। तुम्हारे मुकद्दर में राज्य योग पड़ चुका है। अब तुम शीघ्र ही किसी न किसी देश के राजा अवश्य बनोगे। तब रामू दिवाकर को प्रणाम करके वहां से चल पड़ा। उसके जाने के बाद दिवाकर भी कौशाम्बी की ओर चल पड़ा। रामू खुशी से उछलता कूदता आगे बढ़ा जा रहा था। राजा बनने की खुशी में वह काम धंधे की बात पूरी तरह भूल चुका था। अब मैं जल्दी ही राजा बन जाऊंगा, तब अपने गांव वाले को दिखा दूंगा कि मैं निठल्लू नहीं हूँ। मुझे राजा बनने देख जानकी वह गांव वाले दांतों तले उंगली दबा लेंगे। इसी धुन में वह आगे बढ़ा गया। चलते चलते वह एक नगर के समीप पहुंचा। इस नगर में प्रवेश करने से पहले मैं क्यों न इस मंदिर में शीश झुकाता चलूं। यह सोचकर वह मंदिर की ओर बढ़ा चला। मंदिर में जाकर उसने भगवान विष्णु की मूर्ति को प्रणाम किया। विष्णु भगवान, मुझ दुखी की पुकार सुन लो और मुझे दरिद्रता से राजा बना दो।
रामू अभी विष्णु भगवान की मूर्ति के आगे हाथ जोड़कर खड़ा ही था कि तुम्हें प्रधानमंत्री जी बुला रहे हैं। प्रधानमंत्री जी मुझे बुला रहे हैं, लेकिन क्यों? तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर प्रधानमंत्री जी ही देंगे। वे मंदिर के आंगन में तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अच्छा चलो। रामू सैनिक के साथ चल पड़ा। जैसे ही वह मंदिर के आंगन में पहुंचा, प्रधानमंत्री धृतकेतु ने आगे बढ़कर उनका स्वागत किया। आइए श्रीमान, हम आपका स्वागत करते हैं। प्रधानमंत्री जी मुझे इतना आदर क्यों दे रहे हैं? यह क्या माजरा है? मैं किसी चक्कर में तो नहीं फंसने वाला? रामू को सोच में पड़े देख, श्रीमान आप अपने अनिष्ट की आशंका से ना घबराएं। हम तो आपको बहुत महत्वपूर्ण पद सौंपने वाले हैं। महत्वपूर्ण पद? हाँ श्रीमान, आज से तुम दौलतपुर राज्य के नए राजा हो। मैं राजा? यहाँ मैं क्या सुन रहा हूँ? कहीं मैं खुली आंखों कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ? नहीं श्रीमान, यह सपना नहीं, यथार्थ है। आज प्रातः दौलतपुर राज्य में महाराज दौलत सिंह की मृत्यु हो गई थी। निसंतान थे। इस राज्य की प्रथा के अनुसार राजा की मृत्यु के दिन जो भी परदेशी सबसे पहले इस मंदिर में सिर झुकाता है वही राजा बनता है। तुम पहले परदेशी हो जिसने अपनी प्रथा को पूरा किया है, इसीलिए आज से आप हमारे नए राजा हैं। ओह मेरे भगवान, ज्योतिष द्वारा मेरी हथेली पर बनाई गई रेखा ने तो बड़ी जल्दी अपना कमाल दिखाया है। मैं तो सचमुच ही राजा बन गया। यह सोचकर वह सुखद कल्पनाओं में डूब गया। तभी प्रधानमंत्री ने उसकी कल्पनाओं को भंग किया। श्रीमान, जिस सोच में डूबे हुए हैं, सोच विचार छोड़िए और हमारे साथ राजमहल चलिए। वहां आपका राज तिलक होगा। हाँ चलिए। तब प्रधानमंत्री आदर सहित रामू को अपने साथ राजमहल ले आए। वहां धूमधाम से रामू का राज तिलक किया गया। नगरवासियों, आज से राजा रामेश्वर सिंह हमारे नए राजा हैं। राजा रामेश्वर सिंह अमर रहे। राजा रामेश्वर सिंह की जय हो। तकदीर बदलते ही रामू राजा तो बन गया था, साथ ही साथ वह रामू से रामेश्वर सिंह हो गया था। उधर दूसरी ओर जानकी सोच रही थी, क्या बात है, बच्चों के बापू दोपहर हो गए, अभी तक घर वापस नहीं लौटे। दोपहर को मैंने गुस्से में भनककर उन्हें काफी कुछ उल्टा सीधा कह दिया था। कहीं मुझसे नाराज होकर वे कहीं चले तो नहीं गए? जब काफी रात घिर आई और जब भी रामू अपने घर वापस नहीं लौटा तो जानकी परेशान हो उठी थी। हे मेरे भगवान, अब मैं उनका कहाँ ढूंढूं? सारे गांव वाले तो से भी उनके बारे में पूछताछ कर चुकी हूँ और उनका कोई पता नहीं चला है। गांव वालों ने तो यह कहा है कि उन्होंने दोपहर को उनको गांव से बाहर की ओर जाते हुए देखा था। वे कहाँ गए होंगे? सोचकर जानकी घबरा उठी। उधर दूसरी ओर रामू राजा बना हुआ राजमहल के शयन कक्ष में यश पर लेटा हुआ था। भगवान, जैसे मेरे दिन फिरे हैं वैसे सबके दिन फिरे तब तो मैं किसी राज्य का राजा बनकर यहीं पर राज करूंगा और अपने गांव भी वापस नहीं जाऊंगा। कल सैनिकों को अपने गांव भेजवाकर जानकी, सोमू और प्रभा को भी यहीं पर बुलवा लूंगा। वे तीनों मुझे राजा बने देख फूले न समाएंगे। तभी उसने सोचा, अगर उनकी और बच्चों को अगर जानकी और बच्चों को यहाँ बुलवाऊंगा तो उन्हें देखकर यहाँ के लोगों को पता चल जाएगा कि मैं अत्यंत ही दरिद्र परिवार का हूँ। नहीं, मैं उन्हें यहाँ नहीं बुलवाऊंगा, अपना पता भी उन्हें नहीं दूंगा। जानकी ने मेरे घर से आने से पहले मेरा कितना अपमान किया था। वह मेरी पत्नी बनने योग्य नहीं। अब मैं राजा बना हूँ, अब तो मैं किसी देश की राजकुमारी से ब्याह रचाऊंगा। यह सोचकर रामू ने अपनी आंखें मूंद ली और चैन की नींद सो गया। दूसरे दिन उसने प्रधानमंत्री को बुलाकर